हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से एएलपी रेलवे के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यह कुछ आपके जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये आपको रेलवे एएलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही स्टेट पीसीएस चाहे वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें ध्वनि की तीव्रता, वायु की तीव्रता, जल का घनत्व, विद्युत धारा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह वायु की आर्द्रता से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें दिया है कि विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि निर्वात में विरामावस्था होकर सभी वस्तुएं एक ही वेग से गिरती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको समझ के करना है। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ग नंबर होगा कि विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। तो दोस्तों क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए समय है, दूरी है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या फिर प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर खा होगा कि प्रकाश वर्ष द्वारा केवल दूरी को नापा जा सकता है। ठीक है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। 10⁻⁻6, 10⁻+9 सेकंड, 10⁻⁻3 सेकंड, 10⁻⁻9 सेकंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह घ नंबर होगा 10⁻⁻9 सेकंड। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कॉपरनिकस ने। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका खा होगा, केपलर ने ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया है। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब ग्रह से सूर्य दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होता है कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है ना। तो जब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं तो वह जब सूर्य के सबसे समीप होते हैं तो उनका जो वेग होता है वह अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि, है ना। अब ऑप्शन है आपका कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ठीक है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होता है कि इसका जो राइट आंसर होगा कि द्रव्यमान तो स्थिर रहता है ना, मास क्या हो उसका स्टेबल रहेगा, जबकि उसका जो भार है, ठीक है, वेट है, वो क्या होता है चेंज होता रहता है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान उसका स्थिर रहता है और भार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट। ओके, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ लें। ठीक है, इसके बाद आप आंसर करने का प्रयास करें। ओके, कि जब लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है तो जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे उतरती है या फिर ऊपर की ओर त्वरित होती है। ओके,
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर घ होगा। ऑप्शन नंबर घ होगा, ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा ऊपर की ओर, गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दोनों सही है ना। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना अगर कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, साथ ही गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो किस कारण? थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर धार्मिक मान्यताओं के कारण। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया है, जो क्वेश्चन दिया है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पता नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों। तो आप भी जान लो कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो आप सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आपका जो समुद्र है और आपका जो वाटर है, रिवर वाटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र का पानी होता है उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वह ज़्यादा होता है। जबकि नदी का पानी जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है दोस्तों। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह होगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो आपको जानना चाहिए कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसमें जब कोई वस्तु उस पर प्रवेश करती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी, जैसे कि अगर पानी है, शुद्ध पानी है, रिवर का पानी है, तो उसमें जैसे नाव जाती है तो उसमें थोड़ा डूबी हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, उसमें थोड़ा डूबी हुई आगे बढ़ती है। ओके, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन ए है का 1/5 सेकंड, ऑप्शन बी है 1/10 सेकंड, ऑप्शन सी है 1/20 सेकंड, ऑप्शन डी है 1/2 सेकंड। ओके, तो दोस्तों कितनी सेकंड तक रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख होगा, 1/10 सेकंड। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल की होती है, मिट्टी के तेल की होती है, अल्कोहल की होती है, फिर तांबा की होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह मिट्टी के तेल की होती है सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, जबकि भार अपवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता। भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान व भार दोनों अपवर्तित रहते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख कि भार तो बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि हर्ट्ज इकाई है, तो किसकी इकाई है दोस्तों? आवृत्ति की, कार्य की, ऊष्मा की, वेग की। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह किसकी है? हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई। ओके, अब एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि जब सेना पुल को पार करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपके मन में भी कई सारी जिज्ञासा चलती रहती है इसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो आप भी अपने माइंड का यूज़ करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब सेना पुल को पार करती है
तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दोस्तों? दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल की वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव के कारण। सभी सत्य हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह पैरों से उत्पन्न जो ध्वनि होती है जवानों की, वह क्या होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है पुल की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि जब फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी तो पुल के टूटने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की है दोस्तों? तो J.L. वेगर्ड 1926 में, माइकल फैराडे 1831 में, एडिसन 1878 में, E.G. ओटिस 1852 में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर घ होगा, E.G. ओटिस 1852 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है। क्या अपवर्तित रहता है? चाल, आयाम, तीव्रता या फिर आवृत्ति। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह फ्रिक्वेंसी अपवर्तित होती रहती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अब आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है ना। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और एंडरसन। ओके, तो अब आपसे यहाँ पे कोट दिया है कि आपको बताना है कि कौन किसका सही सुमेलित होगा। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर ख होगा कि 1 3 है ना, 1 आ का 3 होगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन ने किया है। ओके, फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने की है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज है ना, ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, चैडविक ने किया है। और पॉजिट्रॉन की जो खोज किया हुआ है एंडरसन ने किया है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खा होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आपको एएलपी के साथ ही हम यहाँ पे आप पीसीएस के भी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहीं से दोस्तों आपको एएलपी के लिए भी क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ ही आपको जितने भी वनडे एग्जाम हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ध्वनि का परावर्तन है ना। तो प्रतिध्वनि किसका कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, सभी सत्य हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह ऑप्शन नंबर ग होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह ऑप्शन नंबर ख होगा कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा का घनत्व अधिक होता है। पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है। पारा उष्मा का सुचालक होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर ख होगा कि पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, आवाज़ की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। आवाज़ का वेग अधिक होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह ऑप्शन नंबर का होगा कि
जो स्त्रियों की जो आवाज़ होती है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी वह अधिक होती है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत बल, नाभिकीय संलयन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय संलयन, तो इसका जो राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं या फिर बल कहते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए ख होगा, त्वरण कहते हैं। ओके, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, अपवर्तित रहता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर का होगा घटता जाता है। ओके, आपको पता होना चाहिए तो जी का जो मान होता है वह इक्वेटर पर 0 होता है, उसके ऊपर या नीचे जाने पर वह घटता जाता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन है तो ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का है, मैचिंग का क्वेश्चन है कि डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बैटरी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें कोड दिए गए हैं। अब आप यहाँ से आपको राइट आंसर चेक करना है कि कौन किसका सही सुमेलित होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा कि आ का 2 है ना। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि आपका मोटर जो होता है तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ पे आपको कम से कम हम 1500 क्वेश्चन को यहाँ से आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जब आप ये 1500 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अभी हमारे जनरल साइंस का यह फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके साथ ही तो दोस्तों हमारी उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे। और दोस्तों हम अगली बार फिर से ALP CBT फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल साइंस से आएंगे, जबकि आपको जहां CBT में जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आने हैं, वहीं CBT 2 में जनरल साइंस के लगभग 40 क्वेश्चंस आने हैं। ओके, तो ऐसे में आपको हम यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप बिल्कुल आसानी से आप उनको समझ पाएंगे और उनको आंसर करेंगे दोस्तों। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ कि आप बेहतर से बेहतर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।